सो गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। और बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा करंट अफेयर्स का क्लास 2। और क्लास 2 जो है उसमें हम शुरुआत करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से। ठीक है, इसके पहले हम क्लास स्टार्ट करें, अगेन इन्फॉर्मेशन बता दूं कि क्लास हमारी जो हिस्ट्री की 20 साल की प्रीवियस 20 ईयर की जो पीवाईक्यू चल रही थी वो खत्म हो चुकी है कल, है ना। और आज जो है हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1:30 बजे दोपहर में जो क्लास होती है लाइव मेरी, उसमें हम ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्लास जो है वो शेड्यूल कर दी होगी मैंने, आप चेक कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगी। और मेक श्योर करें कि लाइव ज्वाइन कर ले क्लास को, है ना। तो हिस्ट्री और साइंस हमने दोनों की कंप्लीट कर ली है, हिस्ट्री भी और साइंस भी, दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगी और आप उससे पढ़ सकते हैं। क्लियर, जिसने नहीं देखी उसने। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज जो हमारा क्लास स्टार्ट होगा उस पर हम बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। और अगर हम इसमें बात करते हैं तो इंडिया की जो रैंक है वो 161 थी 2023 में, और अभी देखने को मिल रहा है कि 2024 में ये 159 हो जाएगी। और देखो ये किसने बोला है, तो ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। ओके, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बोल रही है कि इंडिया की रैंक जो है वो 161 से इंप्रूव होकर 159 हो जाएगी। लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बाकी कंट्रीज की रैंकिंग गिर गई है, इसलिए नहीं कि हमने कुछ इंप्रूव किया है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो स्कोर है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो गिर चुका है, 36 से 31 पे आ चुके हैं लास्ट ईयर से हम लोग, है ना। तो जो स्कोर है हमारा वो क्या है, गिर गया है। ओके, तो इसीलिए, लेकिन फिर भी हम इंप्रूव कर रहे हैं क्योंकि बाकी जो देश है उनका स्कोर भी गिर रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट की, पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें हम बात करेंगे क्योंकि भारत में जो पॉपुलेशन है वो कैसी है उसके बारे में, है ना। तो पहली बात ये है कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट जो है इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स का, वो उसने रिलीज किया है इसको। तो पहली जो चीजें रिपोर्ट से पूछी जाती है वो ये है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको रिलीज करती है। तो जब हम बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर जो है वो उसको रिलीज करती है। क्लियर है। उसके बाद मेन पॉइंट ये है कि ग्लोबल कंटेक्स्ट की अगर बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 की रिपोर्ट ये बोलती है, जो कि 2011 जो कि 11 जुलाई को आई थी, वो ये बोलती है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ओवर नेक्स्ट 50-60 ईयर। मतलब अगले 50-60 साल तक क्या होगा, वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, ये बोला गया है। क्लियर। और इंडिया के कंटेक्स्ट में मैंने आपको कल बताया भी था कि इंडिया में ये बोला गया है कि 2060 तक हमारी पॉपुलेशन 1.7 बिलियन पहुंच जाएगी और 1.45 बिलियन पहुंच जाएगी 2024 में। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इंडिया जो है बेसिकली इंडिया जो है 100 सालों के लिए मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन के रहेगा, ये हमने कल बात कर ली थी। आज जो हमारी बेसिकली क्लास स्टार्ट होने वाली है वो होने वाली है आर्टिकल 244 से। आर्टिकल 244 क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि कैंडिडेट जो है सारे पार्टीज के ट्राइबल डोमिनेटेड दीपू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ असम से, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो आर्टिकल 244 को इन्वोक करेंगे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू क्रिएट ऑटोनोमस स्टेट विद इन अ स्टेट। मतलब एक स्टेट के अंदर एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा रीजन जो ऑटोनोमस हो, मतलब जो चीजें हैं उसके हिसाब से चले, उस जगह के हिसाब से चले, है ना, उसके ऊपर स्टेट का कोई दबाव नहीं हो, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस स्टेट। अब आर्टिकल 244 ऐसा क्या बोलता है इसके बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 244 ये बात करता है, इट वाज इंसर्टेड बाय 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969। ओके, it allows parliament to make a law to establish an autonomous state comprising all or some of the tribal areas specified in the 6th schedule within the state of Assam। तो क्या बोल रहा है कि कैसा ऑटोनोमस स्टेट बनाया जाए जिसमें एक या एक से ज्यादा ट्राइबल एरियाज हों। ओके, स्टेट के अंदर एक ऑटोनोमस स्टेट। अब यहां पे हम पढ़ते हैं कि 6th शेड्यूल और आर्टिकल 244 में फर्क क्या है ना। तो आपको वो ट्रिक याद होगी, है ना, कि जो 12 के 12 शेड्यूल की ट्रिक जो है वो आपको याद होगी। अगर नहीं याद है तो आप मेरी पॉलिटिक वीडियो देखोगे तो वहां पे मैंने बताई है ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, है ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। उसके बाद देखो 6th शेड्यूल में और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में क्या फर्क है। 6th शेड्यूल में जब बात करते हैं तो ट्राइबल एरिया जो है वो उसमें ऑलरेडी काउंसिल्स हैं। ट्राइबल एरियाज ऑलरेडी हैव काउंसिल्स कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। हाउएवर दीस काउंसिल्स हैव लिमिटेड पावर्स। इन काउंसिल्स के पास जो पावर्स है वो क्या है, लिमिटेड है। ये कंट्रोल नहीं कर सकते लॉ एनफोर्समेंट को, और फाइनेंशियल अथॉरिटीज भी बहुत लिमिटेड है। लेकिन आर्टिकल 244 क्या बोलता है, ये ज्यादा ऑटोनोमस पावर देता है, उसके साथ साथ ये लॉ एंड ऑर्डर की पावर भी इनको देता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि आर्टिकल 244 हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, सिक्स शेड्यूल जो है पहले से, लेकिन इसके बदले में क्या करेंगे हम लोग, आर्टिकल 244 जो है उसको भी इंक्लूड करेंगे, मतलब उसको इंसर्ट करेंगे। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल हुरून यूनिकॉर्न इंडेक्स के बारे में। तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स क्या है पहले ये समझते हैं। देखो बेसिकली हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो उसको रिलीज करता है, तो नाम याद रहेगा। अब ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो स्लो डाउन हो चुका है। नंबर ऑफ यूनिकॉर्न जो इंडिया में है वो डिक्लाइन कर रहे हैं 2017 से अभी तक में, है ना। 2017 से अगर हम ग्राफ देखते हैं तो जो स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है वो क्या कर रहा है, डिक्लाइन हो रहा है।
है ना, ये हमें देखने को मिल रहा है। और मेन पॉइंट ये है कि अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ यूनिकॉर्न जो भारत में 2023 में थे वो 67 है, ओके, वन लेस देन नंबर ऑफ, और 22 में 68 थे। 22 में हमारे पास 2022 में 68 यूनिकॉर्न थे और 2023 में क्या हो गया, 67 हो गया, जो कि कम हो रहा है ना। तो स्टार्टअप जो हमारा इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी इनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? एक याद रखिएगा, बेंगलुरु जो है वो 7th है 32 यूनिकॉर्न्स में, मतलब बेसिकली बेंगलुरु में 32 यूनिकॉर्न है, और मुंबई जो है वो 19th है जहां पे 14 यूनिकॉर्न है ना। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला जो हमारा बात है वो हम करेंगे किस पे, स्टेशन शिव शक्ति पे। ये हमने कर लिया ना, रिन्यूएबल, अच्छा नहीं किया, रिन्यूएबल पोटेंशियल एनर्जी भी बात करते। देखो इसमें क्या बोला गया है कि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया क्या है, 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है, और इंडिया जो है वो रैंक करता है 4th इन वर्ल्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में हम 4थे रैंक पे हैं, और कंज्यूम करने में हम 3rd रैंक पे हैं। इतना आपको ध्यान होगा। आपको मैंने कल बताया था कि हम सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, हम कोल यूज करते हैं, है ना, सबसे ज्यादा कोल यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डेटा क्या बोलता है वो देखते हैं। डेटा ये बोल रहा है कि अगर हम बात करें इंडिया की इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी की, तो ये 396% से ग्रो किया है। मतलब बेसिकली हमारी जो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है वो ग्रो कर रही है, इसमें इतना बोला गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इंडिया के मेन गोल क्या है वो देख लेते हैं कि इंडिया ने टारगेट अचीव किया है कि 500 गीगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल किया जाएगा 2030 तक। क्या बोला गया है कि 500 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल किया जाएगा 2030 तक, ओके। और द टारगेट हैज बीन सेट टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन इंटेंसिटी बाय कंट्रीज इकोनॉमी ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी बाय 45% बाय द ईयर 2030। कार्बन एमिशन को हम लोग 45% जो है कंट्रीज का इकोनॉमी से बेसिकली मतलब सेट किए हैं कि 45% तक होगा, कब तक, 2030 तक। ठीक है, तो इतना बातें बोला गया है। और नेट जीरो आपको याद होगा, नेट जीरो 2070 तक हमने बोला है कि हम अचीव करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है स्टेशन शिव शक्ति। स्टेशन शिव शक्ति में क्या बोला गया है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन AIAU ने ऑफिशियली अप्रूव किया है नेम स्टेशन शिव शक्ति फॉर लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर ऑन द मून, है ना। इसको क्या बोला गया है, स्टेशन शिव शक्ति बोला गया है, जहां पे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जो है वो मून पे लैंड किया था, उस वो पॉइंट को बोला गया। अब देखो शिव शक्ति पॉइंट क्या होता है। शिव शक्ति पॉइंट जो है वो बेसिकली लूनर क्रेटर मैजिनस सी और सिम्प्लेनियस एन के बीच में है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों नाम को, मैजिनस सी और सिम्प्लेनियस एन के बीच में है। और स्टेशन शिव शक्ति जो है रिफ्लेक्ट करता है डुअलिटी ऑफ नेचर इन इंडियन माइथोलॉजी, रिप्रेजेंटिंग मेल शिवा एंड फीमेल शक्ति, ओके, इसलिए बोला गया है स्टेशन शिव शक्ति। क्लियर है? चलो, उसके बाद ध्यान रखिएगा कि चंद्रयान 2 जो है जहां पे वो क्रैश किया था उसका नाम है तिरंगा पॉइंट। क्रैश साइट जो है उसको क्या बोलते हैं, तिरंगा पॉइंट बोलते हैं। और फॉर्मल प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने सजेस्ट किया था जवाहर पॉइंट फॉर लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 जहां लैंड किया था, जवाहर पॉइंट, 2 तिरंगा पॉइंट, और 3 शिव शक्ति पॉइंट, है ना, 3 शिव शक्ति पॉइंट। अगला गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के बारे में बात करें तो गगनयान मिशन जो है उसमें पहली बार जो है 4 एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा। कहां पे? स्पेस में। 4 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा जाएगा। तो सिलेक्टेड एस्ट्रोनॉट का नाम क्या है? प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। ये 4 है ना, PAAS, पास याद रखोगे, ये 4 जा रहे हैं कहां पर। और ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे विंग कमांडर्स हैं या ग्रुप कैप्टन हैं इंडियन एयरफोर्स के। तो ये 4 एस्ट्रोनॉट जो है वो गगनयान मिशन में शामिल होंगे, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा गगनयान मिशन में कि गगनयान मिशन जो है वो दोनों को दोनों मैन्ड भी है और अनमैन्ड भी है। मतलब ऐसा भी मिशन है कि इसमें लोग भी जाएंगे और इसके अंदर वो भी मिशन आता है जो इसमें लोग नहीं जाएंगे, है ना। तो मैन्ड और अनमैन्ड दोनों है। और इसको लोअर अर्थ ऑर्बिट जो है वहां पे इसको मतलब कि रखा जाएगा गगनयान मिशन को। उसके बाद टोटल कॉस्ट की उतनी कोई जरूरत नहीं है। इसरो जो है वो कौन सा रॉकेट यूज करेगा, तो LV-M3, ओके, LV-M3 रॉकेट को सारे गगनयान मिशन के लिए LV-M3 रॉकेट को यूज किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला है और ये पीडीएफ जिसको चाहिए आप कमेंट जरूर करना। पीडीएफ जिसको चाहिए वो आपको मिल जाएगा कहां पर, टेलीग्राम चैनल पर वहां ज्वाइन कर लेना, तो वहां मिल जाएगा ना। मैं एक काम करूंगा, मैं इसको हाईलाइट करके आपको भेज दूंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। आप फटाफट खोलो और पढ़ लो एक बार, है ना। चलो, बाकी नीतीश डिवाइस क्या है। नीतीश डिवाइस की बात करते हैं तो बिहार इंपॉर्टेंट रहेगा। बिहार का स्टेट न्यूज है। बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च किया है नीतीश डिवाइस। तो नीतीश डिवाइस यहाँ के बेसिकली सीएम के नाम पे है ना। नीतीश मतलब उनका नाम भी नीतीश है और सेम टू सेम नेम है। तो नीतीश जो है वो नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, ओके। नीतीश डिवाइस जो है उसको डेवलप किया गया है IIT पटना के द्वारा, इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद ये एक अलर्टिंग डिवाइस है। इससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन जो डिजास्टर का है वो 30 मिनट पहले आ जाएगा एडवांस में,
है ना। अगर कोई डिजास्टर होने वाला है तो उसका इन्फॉर्मेशन जो है 30 मिनट पहले, आधे घंटे पहले आ जाएगा, ड्यू टू विच पीपल विल बिकम अलर्ट, जिससे लोग क्या होंगे, लोग अलर्ट हो जाएंगे कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है ना। इट विल ऑल्सो गिव वार्निंग इन डिजास्टर लाइक थंडरस्टॉर्म अगर आ रहा है, फ्लड आ रहा है, एक्सट्रीम हीट वेव आ रही है, कोल्ड वेव आ रही है, तो इसके लिए भी ये क्या करेगा, अलर्ट देगा, जो कि अच्छी बात है ना। तो इसको नीतीश वन को बनाया गया। हिंदी वर्जन जो है वो लेड फास्ट एंड पावरफुल लाइफ प्रोटेक्शन शील्ड। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे और कुछ नहीं, चलो इतना ही है ना, तो याद रखिएगा। एनुअल इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में बात करें 2024 की, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एनुअल इनइक्वालिटी की जब बात करते हैं तो ऑक्सफैम रिपोर्ट जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है 54th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन दावोस, ऑक्सफैम रिपोर्ट है ना। एनुअल इनइक्वालिटी रिपोर्ट यहाँ पे आएगी। अब देखो इसमें बात करते हैं क्या क्या हुआ है। पहली चीज याद रखेंगे कि इकोनॉमिक इक्वालिटी इनइक्वालिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है रैपिडली। तो ग्राफ पूछ लेता है कि कैसे हो रहा है, तो ये बढ़ रहा है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इतना ध्यान रखेंगे, इसमें और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉवर्टी जो है विल नॉट बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर द नेक्स्ट 229 साल तक। पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है वो खत्म नहीं हो सकती है, ऐसा बोला गया है, जो कि इंपॉर्टेंट बात रहेगा आपके लिए, है ना। और इनइक्वालिटी बढ़ रही है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया डिस्कशन पेपर, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें बेसिकली देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बात की नीति आयोग जो है वो रिलीज करता है। इंपॉर्टेंट क्या है, नीति आयोग रिलीज करता है। ओके, डिस्कशन पेपर में क्या होता है, डेटा फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 से क्या किया है, उस डेटा को यूज किया गया है इसमें और बताया गया है। अब इसमें अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देयर वाज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन यहाँ पे भारत में। अगर हम बात करें तो भारत में क्या हो रहा है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो घट रही है ना। 29% थी 2013-14 में और 11% है 2022-23 में। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या हो रही है, घट रही है ना। और लास्ट के 9 सालों में अगर हम बात करते हैं तो 24.82 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी से बाहर आए, है ना, गरीबी से बाहर आए। उसके बाद यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि हाईएस्ट रिडक्शन कहाँ हुआ है। तो हाईएस्ट रिडक्शन जो है वो हुआ है उत्तर प्रदेश में। और मैंने आपको बोला कि ये जो है आपके बीपीएससी और यूपीएससी और यूपीपीसीएस तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूपीपीसीएस वाले ध्यान देंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या है, ये हाईएस्ट रिडक्शन आया है। लगभग 5 या 6 करोड़ बोल सकते, 6 करोड़ के आसपास लोग जो है वो गरीबी से बाहर आए। क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार और मध्य प्रदेश जो है वो 2nd और 3rd प्लेस पे जहां से लोग बाहर आए, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब लोग यहीं पर है ना। सबसे ज्यादा गरीब लोग कहाँ है, उत्तर प्रदेश में और बिहार में ही है, इसलिए सबसे ज्यादा लोग बाहर भी यहीं से आएंगे, है ना। इतना तुक्का आप लगा सकते हो। और इसमें कितने इंडिकेटर्स है, तो इसमें 12 इंडिकेटर है, ध्यान रखिएगा, इसमें 12 इंडिकेटर है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंडिया का, जिसको रिलीज करती है नीति आयोग। ओके, उसके बाद नेशनल डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई बोलते हैं, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसको भी नीति आयोग रिलीज करती है। वो डिस्कशन पेपर के बारे में बात की थी हमने। अब हम बात कर रहे हैं इस रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट में देखो डायमेंशन क्या है, हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। उसके बाद स्टीप डिक्लाइन हुआ है पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो में। अगर हम बात करते हैं तो 24.85 था 2015-16 में हेड काउंट पॉवर्टी का, और अब 14 लगभग 15% है 19-21 में, है ना। और की हाईलाइट क्या है कि लगभग 13.5 करोड़ लोग जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेट से बाहर आ चुके हैं। तो ये भी सेम ही न्यूज है, एक तरह से ध्यान रखिएगा। और अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ना आपको पीसीएस में, क्या क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा घटा कहाँ है। रूरल एरिया में अगर देखते हो, रूरल एरिया में मतलब विलेज एरिया में देखोगे तो 32 लगभग 33% से लेकर घट के ये लगभग 20% पे आ गया। 33 से 20%, है ना, 13% घट गया। और अर्बन एरिया में अगर हम बात करते हैं तो 8% 9% से ये 6% पे आ गया, मतलब कि 3% घटा है। तो सबसे कम कहाँ हुआ है, रूरल एरिया में। रूरल एरिया में जो है ज्यादा घटा है, तो कहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, रूरल एरिया में, है ना। ऐसे करके भी क्वेश्चन आता है, तो इसको इस पर्सपेक्टिव में भी देखना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद अगले पे आते हैं। बाकी ये यहाँ पे दिया गया परफॉर्मेंस स्टेट के बारे में। हाईएस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे है पॉवर्टी का, तो बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश। सबसे गरीब राज्य बिहार है, झारखंड है, फिर उत्तर प्रदेश आता है, फिर मेघालय, फिर मध्य प्रदेश, है ना। तो BJU और MM। क्लियर। उसके बाद सबसे ज्यादा घटा कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में घटा है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, राजस्थान में घटा है, झारखंड में नहीं घटा है ज्यादा। ठीक है, इसके बारे में है। और केरला जो है उसका लोएस्ट शेयर है इसमें गरीबी में, तो केरला में बहुत कम गरीब लोग हैं। और बिहार जो है वो फास्टेस्ट रिडक्शन देखा है एमपीआई वैल्यू में, एब्सोल्यूट टर्म की बात करें तो। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे डोनेशंस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, है ना। पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है तो एसबीआई बैंक जो है वहां से आप जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। वो खरीद के क्या कर सकते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने का मतलब ये होता है कि आप खरीदिएगा, उसके बदले में आप पैसे दीजिएगा बैंक को, है ना। और वो पैसे जो है जिस भी पार्टी के लिए आप बोलिएगा, जिस पार्टी का इलेक्टोरल बॉन्ड आप खरीदना चाहते हैं उस पार्टी को बोलिएगा, तो उस पार्टी को सारे पैसे जो है आपके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, है ना। तो इसको लेके बहुत चर्चा भी हुई थी इस बार जो है इलेक्शन के टाइम पे, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, ये पहली बात की जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो 1000, 10,000 और बेसिकली 1
1 लाख के जो है मल्टीपल्स में क्या होता है कि ये मिलता है ना। आप या तो 1000 का खरीद सकते हो या 10,000 का या 1 लाख का या 1 करोड़ का, इस तरह से खरीदा जाता है। और ये सिर्फ एसबीआई के स्पेसिफाइड ब्रांच में मिलता है, मैंने आपको भी बताया। क्लियर है? इसमें नाम नहीं होता है कौन ले रहा है ये बॉन्ड, इसमें नाम नहीं होता। अगर आप लेना चाहेंगे तो आप भी ले सकते हैं, उसमें आपका नाम नहीं लिखा होता है ना। सिटीजन ऑफ इंडिया जो है एलिजिबल होता है इसको खरीदने के लिए, कोई भी खरीद सकता है, आप भी खरीद सकते हो। क्लियर है? लाइफ स्पैन जो है वो 15 दिनों का होता है, 15 दिन के लिए आप खरीदोगे इसको। ओके, पॉलिटिकल पार्टी को इसको डोनेट किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर है सब बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा न्यूज है वो क्या है, सीएमएस कॉप 14। ओके, सीएमएस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फोर्थ की 14th मीटिंग जो है हुई है। ओके, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज इंपॉर्टेंट रहेगा। 14 जो हुआ है वो किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, सीएमएस, जो कि समरकंद में हुआ, उज्बेकिस्तान में। कब हुआ, तो फरवरी 12 से लेकर 17 फरवरी 2024 में, है ना। तो इस बार का कॉप 14 का थीम क्या था, क्या बोल सकते, थीम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि इस टाइम मुद्दा क्या था, मुद्दा ये था कि माइग्रेटरी स्पीसीज का कंजर्वेशन करना। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं स्लोगन की, तो स्लोगन क्या था, स्लोगन था नेचर नोज नो बॉर्डर्स, नेचर नोज नो बॉर्डर्स, नेचर की कोई बाउंड्री या बॉर्डर नहीं होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज है ना, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी एनवायरमेंट में आपको मैं पढ़ाऊंगा कॉप 14 कॉप 13 क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। इनसैट 3DS सैटेलाइट। देखो मैं यहाँ पे कुछ कुछ चीजें छोड़ूंगा, इकोनॉमी मैंने थोड़ा सा बता दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड आपको, पर मैं कुछ कुछ चीजें स्किप करूंगा क्योंकि वो चीजें हम जीएस में ऑलरेडी कर रहे हैं। ये करंट अफेयर्स की वीडियो है, मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूं ताकि आप इसको जल्दी से रिवाइज भी कर सके। ठीक है, तो मैं जो मुद्दे की बात होगी वो करूंगा। एक्स्ट्रा बात है जो जीएस की है वो आप खुद से भी आपको आता होगा, नहीं भी आता होगा तो हम कर रहे हैं उसको पीवाईक्यू के फॉर्म में, वहां मैं आपको एक्सप्लेन जरूर से जरूर करूंगा जहां मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनसैट 3DS सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं। तो इनसैट 3DS सैटेलाइट जो है बेसिकली 17 फरवरी को उसको लॉन्च किया गया है जीएसएलवी F14 से, है ना। अगर मैं बात करूं चंद्रयान गगनयान की, तो एलवीएम यूज हो रहा है, उसमें एलवीएम यूज हो रहा है, गगनयान में याद रखिएगा। और यहाँ पे जीएसएलवी यूज हो रहा है किसमें, इनसैट 3DS सैटेलाइट में, है ना। और बेसिकली ये इसरो और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इनके दोनों के कोलैबोरेशन से बनाया गया है। और ये 16वां मिशन होगा जीएसएलवी का 16वां मिशन होगा ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आप पे आते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो इनसैट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि अर्थ की सरफेस को मॉनिटर करना, ओशियानिक ऑब्जर्वेशन को कैरी करना, ओके, और वर्टिकल प्रोफाइल देना, प्रोवाइड करना फॉर वेरियस मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ एटमॉस्फेयर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डेटा कलेक्शन, है ना, और सैटेलाइट एडेड सर्च और रेस्क्यू सर्विसेज को प्रोवाइड करना। तो ये सारे काम होंगे, है ना, इसके लिए इनसैट, क्या नाम है, इनसैट 3DS सैटेलाइट। अगला है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में क्या बोला जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी का, उसने अनाउंस किया है कि वो 10,000 इंडियन जीनोम को सीक्वेंस करेगा, 10,000 इंडियन जीनोम को सीक्वेंसिंग करेगा, ये बोला गया है। ओके, ह्यूमन जीनोम जो होते हैं वो डीएनए से बनते हैं, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। और आपको अगर एक क्वेश्चन मैंने देखा था साइंस में, उसमें पूछा गया था कि ऐसा कौन सा सेल है, सॉरी ऐसा कौन सा एसिड है जो सारे सेल्स में होता है, ऐसा कौन सा एसिड है जो सारे सेल्स में होता है बॉडी के, वो है डीएनए, है ना। डी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये भी एसिड है ना। तो ऐसा कौन सा, सॉरी हाँ एसिड बोला मैंने, हाँ ऐसा कौन सा एसिड है जो सारे सेल्स में होता है, तो क्या होगा, डीएनए होगा उसका आंसर, है ना। तो जीनोम सीक्वेंसिंग जो है एक लैबोरेटरी मेथड है जो हम यूज करते हैं एंटायर जीनेटिक मेकअप ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को डिटरमाइन करने के लिए, चेक करने के लिए कि उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, उसको बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। क्लियर है? एम क्या रहेगा, एम ये रहेगा कि 10,000 इंडियन का जीनोम जो है उसको सीक्वेंस करना है। ओके, और सेंट्रल कोऑर्डिनेटर सेंटर ऑफ ब्रेन रिसर्च बेंगलुरु जो है उसका सेंट्रल कोऑर्डिनेटर रहेगा। ओके, 2020 में इसको अनाउंस किया गया था। और बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और तो कुछ नहीं है, नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात करें। अब इसके पहले मैंने आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड बताया था, अगर आपको याद हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिपेंडेंस से पहले किसने लागू किया था और इंडिपेंडेंस के बाद किसने लागू किया, पहला कौन था, ये अगर आपको याद है कल क्लास से तो प्लीज कमेंट कीजिए। जो पहला कमेंट मुझे दिखेगा मैं उसको जरूर से लाइक करूंगा। और अब भाई आप बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, अगर आपको याद है ये चीज, है ना, आप बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है अगर आपको ये चीज याद है कल जो मैंने पढ़ाई थी, है ना। और जिसने क्लास नहीं देखी है वो प्लीज पहले की क्लास देखे, तभी आपको याद होगा। अगला है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या पढ़ना है हमें। 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है 18वीं लोकसभा इलेक्शन, जो कि 7 फेजेस में होगी। आफ्टर दैट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फोर्स में आएगा। ओके, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन के द्वारा इंडिया का, जो बताता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है और कैंडिडेट जो है वो कैसे कंडक्ट करेंगे अपने आप को
ओके, ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन और पोलिंग कितना खर्चा करेंगे, किसे कहाँ करेंगे, कितना करेंगे, कब करेंगे, वो सब कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आता है और वो किस तरह से काम करेंगे वो सब कुछ होता है ना। तो ये सब बात है। उसके बाद इसमें देखोगे तो रेगुलेशन ऑफ ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, है ना। कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं होती, ये सब चीजें इसमें होती है, कोई ज्यादा खासा इंपॉर्टेंट यहाँ है नहीं। इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, जितने भी रिपोर्ट्स है वो ध्यान रखेंगे, रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है। तो क्या रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ILO जो है क्या करता है, इस रिपोर्ट को इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट को क्या करता है, रिलीज करता है। ये थर्ड एडिशन रिपोर्ट का। इसमें क्या बोला जा रहा है कि 82% जो वर्कफोर्स है अभी भी वो इनफॉर्मल सेक्टर में है इकोनॉमी के। फॉर्मल सेक्टर वो होता है जो कंपनीज में आप काम करते हैं, जहां पे आपको प्रॉपर जो है सैलरी स्लिप मिलती है ना, PF वगैरह का जो है फायदा मिलता है, जो कंपनी होती है, ऑफिस होते हैं ना। और इनफॉर्मल मतलब होता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है ना, जैसे जूते दुकान हो गए, कपड़े दुकान हो गए, बड़ी बड़ी और भी चीजें होगी जहां पे लोग काम करते हैं, फैक्ट्रिया में काम करते हैं वहां पे, है ना। तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल। तो अभी भी 82%, 82% जो भारत का वर्कफोर्स है वो किसमें इन्वॉल्व है, इनफॉर्मल सेक्टर में है। और 90% जो है वो इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है। इनफॉर्मली क्या है, एम्प्लॉयड है। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद 62% जो अनस्किल्ड कैजुअल एग्रीकल्चर वर्कर्स है, मतलब भारत में 62% अनस्किल्ड कैजुअल एग्रीकल्चर वर्कर्स है। एग्रीकल्चर से मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है पिछली क्लास से, ये बताइए कि एग्रीकल्चर का भारत की GDP में कितना % कंट्रीब्यूशन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर कोई अगली क्लास याद है तो फटाफट से कमेंट करना, जरूर कमेंट करना। मैं सारे कमेंट चेक करता हूँ, कमेंट जरूर करना। 70% जो वर्कर है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है, जिनको प्रेस्क्राइब डेली मिनिमम वेज भी नहीं मिलता है। 2022 में ऐसा रिपोर्ट आया था। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जो है उनके पास सबसे पुअर एम्प्लॉयमेंट है। अगर गरीबी की बात करें तो गरीबी भी सबसे ज्यादा कहाँ है, बिहार उत्तर प्रदेश में है और झारखंड में है ना। और अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो सबसे ज्यादा बुरी हालत जो है रोजगार की वो कहाँ है, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, उड़ीसा वगैरह में है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ओके। उसके बाद यहाँ पे और कुछ खास नहीं है इसमें, है ना, इसको स्किप करते हैं। बस जितना काम का है उतना लेंगे, बाकी आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है कच्छातीवू आइलैंड डिस्प्यूट। कच्छातीवू आइलैंड डिस्प्यूट क्या है, ध्यान रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया था इसको अपनी स्पीच में, इसलिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कच्छातीवू आइलैंड डिस्प्यूट के बारे में। ये आइलैंड के बारे में बात करें तो ये जो है वोल्केनिक एरप्शन से फाउंड हुआ था 14th सेंचुरी में, है ना। जब दो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज करते हैं, जब कन्वर्ज करते हैं तब क्या होता है, सबमर्जेंस होता है ओशनिक प्लेट का, और तब क्या होता है, वोल्केनो का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिएगा इसको, है ना। तो ये 14th सेंचुरी में ये वोल्केनिक एरप्शन से बना था। ओके, ये आइलैंड जो है वो पाक स्टेट के पास है। ओके, एरिया जो है वो 285 एकड़ का, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा बस, है ना। सेंट एंथनी चर्च जो है उसको यहाँ पे 20वीं शताब्दी में बनाया गया था। अब यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड ये है कि रामनाथ किंगडम रामेश्वरम के इसको ओन करते थे। ओके, ब्रिटिश रूल के दौरान बात करेंगे तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा बन गया था। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है। और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो है उन्होंने इस आइलैंड को सीड किया था, जो श्रीलंका को दे दिया अंडर इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम अग्रीमेंट 1974 के लिए। ओके, श्रीलंका को दे दिया गया। क्लियर है। सेंट एंथनी जो है वो एक पैट्रन सेंट थे ऑफ फिशरमैन। ही वाज बोर्न इन लिस्बन 1195। इतना इंफॉर्मेशन काफी होगा। प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में बोला है तो पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इसको, भूलिएगा मत। इंडिया AI मिशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये PIB से लिया गया है। तो इंडियन AI मिशन का एम क्या है, एम याद रखिएगा कि क्रिएट कंप्रिहेंसिव इकोसिस्टम, प्रमोट AI इनोवेशन, इंकरेज AI का यूजेज बढ़ाना, है ना, यही सब मिशन है इसका। विजन क्या है, मेकिंग AI इन इंडिया, मेकिंग AI वर्क फॉर इंडिया। क्या विजन है, विजन याद रखिएगा, मेकिंग AI इन इंडिया एंड मेकिंग AI वर्क फॉर इंडिया, है ना। AI जो है भारत में रहे और भारत के लिए काम भी करे, दोनों, ये क्या है, इसका विजन है। क्लियर है। नोडल मिनिस्ट्री मेती, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, मेती। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। बाकी कंपोनेंट्स क्या है, उतना कोई खासा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पूछता नहीं है। अगला सवाल हमारा क्या आता है, अगला सवाल है SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 4th एडिशन जो है उसमें मोटो क्या है, टूवर्ड्स एक मिनट क्या हो गया, एक सेकंड, टूवर्ड्स विकसित भारत नहीं होगा, विकसित भारत होना चाहिए। टूवर्ड्स विकसित भारत, सस्टेनेबल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड जो भी है एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं इसको चेक करके बताऊंगा आपको ना। टूवर्ड्स विजिट भारत है कि विकसित भारत है। तो सस्टेनेबल प्रोग्रेस, इंक्लूसिव ग्रोथ, और रिलीज बाई कौन रिलीज करता है, नीति आयोग। नीति आयोग जो है उसको रिलीज करता है। क्लियर है। एक सेकंड थोड़ा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि ये लोड नहीं हो रहा है। चलो ठीक है। अब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो बात कर लेंगे, वरना कुछ ऐसा नहीं होगा तो स्किप करेंगे।
यहाँ पे 23-24 के बारे में बात करते हैं तो ओवरऑल एसडीजी स्कोर अगर आप देखने को मिलेगा तो कंट्री का फॉर द कंट्री 71। तो ओवरऑल हमारा स्कोर कितना है, 71वां स्कोर है, याद रखिएगा 71वां स्कोर जो है ओवरऑल है 23-24 के हिसाब से अगर बात करते हैं, है ना। उसके बाद जो है उत्तराखंड और केरला जो है, उत्तराखंड और केरला जो है वो लीड करता है, वो टॉप स्टेट्स है विद स्कोर ऑफ 79। और चंडीगढ़ जो है वो टॉप स्पॉट पेंटिंग करता है यूनियन टेरिटरीज में। तो यूनियन टेरिटरी में अगर हम बात करते हैं तो चंडीगढ़ जो है वो टॉप पे है, और स्टेट की बात करते हैं तो उत्तराखंड और केरला टॉप पे है, क्लियर है। और थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन की बात करते हैं तमिलनाडु, गोवा और हिमाचल प्रदेश को थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन मिला हुआ है। बिहार कहाँ है, बिहार जो है वो बॉटम पे है, इसका स्कोर 57 है, एंड सेकंड लास्ट जो है वो झारखंड है। तो ऑब्वियसली भाई भाई जो है ये स्टेट्स है झारखंड और बिहार। तो बिहार जो है वो किस पे है, 57 पे है, और जो झारखंड है वो किस पे है, 62 पे है, क्लियर है। चलो यहां तक तो बात हो गई होगी। और 4 स्टेट्स परफॉर्मर कैटेगरी यहाँ पे तो और कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह की जो रिपोर्ट आती है एसडीजी की तो उसमें 3-4 कैटेगरीज है, इसको ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला कि टोटल 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर इन फ्रंट ऑफ रन कैटेगरी, ओके। टॉप गेनर सिंस 2018 आर उत्तर प्रदेश। 2018 के बाद से अगर हम बात करें कि गेन कौन कर रहा है अच्छा, तो उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड सिक्किम है। अब हम बात करते हैं कि 4 स्टेट जो है वो जो परफॉर्मर कैटेगरी के अंदर आते हैं। परफॉर्मर कैटेगरी के अंदर 4 स्टेट आते हैं, कौन कौन से, बिहार, झारखंड, नागालैंड एंड मेघालय। बिहार, झारखंड, नागालैंड एंड मेघालय जो है परफॉर्मर कैटेगरी में आते हैं। नो स्टेट्स यूनियन टेरिटरी अंडर एस्पिरेंट, एस्पिरेंट के अंदर एक भी स्टेट यूनियन टेरिटरी नहीं है, है ना। अचीवर के अंदर जो है, और अचीवर कैटेगरी के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेस्ट परफॉर्मर जो है वो कौन है, तमिलनाडु है, और बिहार जो है वो लास्ट पे है ना। और बेस्ट परफॉर्मर एसडीजी 2 की बात करते हैं तो वो केरला है, और बिहार जो है अगेन लास्ट पे है। तो बिहार जो है लास्ट में चल रहा है, याद रखिएगा इसको, क्लियर है। उसके बाद आते हैं बिम्स्टेक पे। तो बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक जो है वो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ओके। इसका चार्टर जो है साइन किया गया, अडॉप्ट किया गया। फिफ्थ बिम्स्टेक समिट हेल्ड इन, ये कहां हुआ था, 5वां जो बिम्स्टेक का समिट है वो हुआ था श्रीलंका में मार्च 2022 में, जो कि अभी 20 मई 2024 में फोर्स में मतलब कि आया है, इसको इंप्लीमेंट किया गया है, क्लियर है। समझ में आ रहा है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, बंगाल इन बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक मिनट में पानी पी लेता हूं। उसके बाद जो सवाल है वो ये है कि इजराइल और हमास वार के बारे में है। तो हमास ने इजराइल पे हमला किया, ओके, अंडर ऑपरेशन तूफान अल अक्सा, ओके। तो ये बेसिकली ऑपरेशन तूफान अल अक्सा जो है उसने नाम दिया हमास ने, जब इजराइल पे अटैक किया, कि इजराइल ने काउंटर अटैक किया अंडर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। तो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑपरेशन तूफान अल अक्सा जो है वो किससे रिलेटेड है, और तूफान और ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स जो है, जो आयरन स्वॉर्ड्स जो है वो किससे रिलेटेड है। तो दोनों को याद रखिएगा, इजराइल जब हमला करता है तो आयरन स्वॉर्ड बोलता है, हमास अटैक करता है तो तूफान अल अक्सा बोलता है, क्लियर है। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा, इंडिया ने जो है ऑपरेशन अजय जो है लॉन्च किया था, ताकि वो इजराइल के जो लोग हैं, इजराइल में जो इंडिया के लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल सके। तो ऑपरेशन अजय जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा इसको, ओके। उसके बाद फिर यहाँ कुछ और ऐसा है नहीं। अल अक्सा मॉस्क जो है वो जेरूसलम में लोकेटेड है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है राम मंदिर। राम मंदिर के बारे में अगर हम बात करें तो पूरा टाइमलाइन यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक बार पढ़ सकते हैं। उतना कोई खासा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बहुत घिसा-पिटा क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। तो राम मंदिर के ऊपर जो है करंट अफेयर्स आप कम ही एक्सपेक्ट करो, मैं बोलूंगा उतना एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन इसमें से पूछे जा चुके हैं और सबने इसको लगभग कवर कर लिया है, क्लियर। एक बार आप, इसमें मेरी वीडियो बनी होगी राम मंदिर की, राम मंदिर पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चेक कर लोगे तो आपको उसमें से और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, क्या स्टाइल है क्या है सब मैंने पढ़ाया है उसमें, तो वो देख लेना। कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये कौन है। तो पहली बात की 100th बर्थ एनिवर्सरी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ऑनर विल ऑनर लेट कर्पूरी ठाकुर विद भारत रत्न। भारत रत्न दिया गया इनको, कर्पूरी ठाकुर को दिया जाएगा भारत रत्न, ये बोला गया है, ओके। और अगर हम बात करते हैं तो ये क्या थी, पॉपुलर इनको जन नायक बोलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडवोकेट सोशल जस्टिस के। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने बिहार के लिए एज अ चीफ मिनिस्टर जो है सर्व किया है। ये चीफ मिनिस्टर थी बिहार की 2 बार, इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक ये चीफ मिनिस्टर रही है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, और 24 जून 1977 से लेकर 21 अप्रैल 1989 जनता पार्टी से ये
सीएम रही है। तो 2 बार ये बिहार की सीएम रही है कर्पूर ओके, 2 बार ये बिहार की सीएम रही है कर्पूरी ठाकुर, तो याद रखिएगा इनको, है ना। भारत भारत रत्न जो है दिया जाएगा और ये 100th एनिवर्सरी था इनका। क्लियर है? चलिए, उसके बाद हम बात करें तो आगे क्या है न्यूज़ में, आगे है भारत रत्न के बारे में। तो आपको ये पता है इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मैं दूँ कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का और इसको 1954 में शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। कर्पूरी ठाकुर जो है वो 49th पर्सन होगी जिनको भारत रत्न मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाकी लाल कृष्ण और आडवाणी के बारे में दिया हुआ है कि इनको भी भारत रत्न दिया जाएगा, है ना। लाल कृष्ण आडवाणी को, इन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया था 1942 में, मैंने आपको बताया भी था जब मैं पढ़ा रहा था आपको हिस्ट्री वहां पे, है ना। और बाकी यहाँ पे और कुछ ऐसा है नहीं जो इनके बारे में मैं आपको बताऊं जो एग्जाम में आपके आएगा। ठीक है, तो आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो इन्फॉर्मेशन के लिए, बट उतना कोई खासा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चौधरी चरण सिंह के बारे में बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह जो है उनको भी भारत रत्न दिया जाएगा। ओके, और अगर इनके बारे में हम बात करें तो ये बेसिकली इन्होंने अपनी अपनी खुद की पार्टी बनाई थी 1907 में जिसका नाम था भारतीय क्रांति दल। ओके, बाद में इसको लोकदल बोला गया। चौधरी चरण सिंह, क्लियर है? इनका जो कंट्रीब्यूशन था फार्मर्स के लिए, इसीलिए 23 दिसंबर को हम लोग क्या बनाते हैं, किसान दिवस। किसान दिवस जो है वो इन्हीं की कंट्रीब्यूशन के कारण बनाया जाता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनकी इंपॉर्टेंट जो पब्लिकेशन है वो है अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, कॉर्पोरेशन फार्मिंग, एक्सरेड और इंडियस पॉवर्टी और इसके सॉल्यूशंस। तो ये अच्छी चीजें इन्होंने लिखी है, इनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है पामुला पार्थी वेंकटा नरसिम्हा राव, इनको भी भारत रत्न दिया जा रहा है, तो इनके बारे में मेंशन किया गया है, एक बार इनको रीड कर लीजिएगा। उसके बाद एम.एस. स्वामीनाथन, आपको पता है ऑलरेडी, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, आगे बढ़ते हैं। जो काम की चीजें वो पढ़ेंगे, जो नई काम की इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। 16th फाइनेंस कमीशन पे सवाल पूछा जा सकता है। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का जो है हम लोग बात करते हैं। आर्टिकल 280 में 280 में चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो है वो क्या है? चेयरमैन है ना। फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के, वो अब क्या है, वो चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन के। सेक्रेटरी कौन है? ऋत्विक रंजमन पांडे। ऋत्विक रंजमन पांडे क्या है? सेक्रेटरी है और चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ओके, तो ये दोनों का नाम याद रखिएगा। 16 फाइनेंस कमीशन। चलो, अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐसा है नहीं जो मैं आपको बताऊं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी कुछ ऐसा दिया नहीं है। हिली और डिफिकल्ट टेरेन, ऐसे ऐसे तो ऐसे क्वेश्चंस अगर बनेंगे ना, इससे इन सब टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वो क्वेश्चंस क्या किए जाएंगे ना, कि आपके बेसिकली मतलब जो हम टेस्ट सीरीज करेंगे उसमें आ जाएंगे, है ना। तो कुछ कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको। देखो, इसमें एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में एक बात ध्यान रखना कि रामप्रीत मंडल जो है वो एमपी फ्रॉम झांझारपुर, बिहार, रिसेंटली रेज्ड द डिमांड फॉर स्पेशल स्टेटस फॉर बिहार। बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस जो है वो मांगा गया है, ओके, पार्लियामेंट में। लेकिन 2024-25 के बजट में अगर हम बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, साइटिंग द फाइनेंस कमीशन, हैज रिफ्यूज्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? बिहार को जो है स्पेशल स्टेट का स्टेटस नहीं दिया है। ओके, समझ गया? तो यही बात हुई थी, यही इसका मुद्दा था, इसी को लेके जो है शुरू किया गया था स्पेशल स्टेट स्टेटस। अब इसमें बेनिफिट क्यों है, क्यों मांगा गया है? सेंटर क्या करता है? 90% जो फंड्स है स्टेट के, उसको जो है मतलब सेंटर बेयर कर लेता है ना। जो बेसिकली जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं, स्कीम का मतलब क्या होता है? जब कोई स्कीम सेंटर लेके आती है, मतलब जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो लेके आएगी, और अगर वो स्टेट में इंप्लीमेंट करना है ना, तो बेसिकली क्या होता है कि उसमें 60% जो है सेंटर देता है और 40% स्टेट देता है। लेकिन अगर आप SC/ST कैटेगरी के अंदर आते हैं, मतलब आपको स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है ना, तो वहां पे 90% जो पूरा जो खर्चा है वो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उठाती है। और उसके बाद अनस्पेंट मनी, अगर आप पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं तो वो लैप्स नहीं होता, मतलब वो वापस नहीं लिया जाता है। ओके, उसको अगले साल फॉरवर्ड किया जाता है। ये होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। ओके, ये सब बातें हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022। तो एक क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट आया था। ओके, तो इसमें बेसिकली क्राइम के बारे में मेंशन किया होगा, है ना। और कोलकाता जो है वो, अब याद रखिएगा, कोलकाता जो है वो क्या है? सेफेस्ट सिटी है इंडिया में। कोलकाता क्या है? कोलकाता जो है वो सेफेस्ट सिटी है इंडिया में। क्लियर? फॉलोड बाय, उसके बाद पुणे, उसके बाद हैदराबाद, है ना। और थर्ड टॉप 3 स्टेट्स अगर क्राइम में बात करें SC/ST रिगार्डिंग, अगर SC/ST क्राइम की बात करते हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जो है वो सबसे टॉप 3 जो है वो क्या बोलते हैं, स्टेट्स है। ओके,
और अगर हाईएस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करें तो अगेन दिल्ली जो है टॉप कर रहा है, और उत्तर प्रदेश जो है वो हाईएस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश जो है लीड कर रहा है ना। तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, अगल बगल के स्टेट से इसमें ज्यादा क्राइम हो रहा है अगेंस्ट वुमेन। और हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड की बात करें तो सुसाइड जो है वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुआ है, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे क्या है कि नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। कॉप 28 पे जो है दिया गया है, कॉप 28। तो 28वां सेशन हुआ था कॉप का, है ना। UNFCCC इसको हेल्ड करती है, कहाँ, दुबई UAE में हुआ था। और इसमें 4 पिलर जो है उसको अनकवर किया गया। पहला पिलर जो है वो फास्ट ट्रैकिंग जस्ट एंड ऑर्डरली इक्विटेबल एनर्जी ट्रांजिशन है। सेकंड पिलर है फिक्सिंग क्लाइमेट फाइनेंस। थर्ड पिलर है फोकसिंग ऑन पीपल। और फोर्थ पिलर है अंडरपिनिंग एवरीथिंग विद फुल इंक्लूसिविटी। देखो, इसको अगर आप एक बार पढ़ना चाहो तो कॉप का एक वीडियो देख लेना, उसमें आपको समझा दिया जाएगा पूरा, है ना, क्योंकि वो ज्यादा डिटेल रहेगा। मैं आपको अभी बताता हूं, मैं ये जो करंट अफेयर ले रहा हूं, मेरा काम आपको मैं ले रहा हूं ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि क्या क्या पूछा जा सकता है और कितने कितने चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। लेकिन कुछ वीडियोस में के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप दूसरे चैनल्स पे जाओ। क्यों बोलूंगा, इसके लिए बात समझो। देखो, ऐसी वीडियोस जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम जैसे 13 को है ना, तो 13 से पहले एक बार आप बजट देख के जरूर जाएंगे। भारत का जो बजट है वो आप देख के जरूर जाएंगे। उसके बाद आप बिहार का बजट देख के जाएंगे। ये पूरा, और ये बजट मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे बजट, और उसको उस जो भी टीचर की वीडियो आपको दिखती है, जो भी फैकल्टी की दिखती है, उसको आप देखेंगे। वो थोड़ा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे बजट के बारे में, है ना। बजट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेजर लॉज के बारे में बिहार के, तो उसके बारे में आप देख के जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर कोई ऐसी जो आती है, ये सब जो आता है, क्या बोलते हैं, कॉप 28, कॉप 24 अगर कुछ हुआ है तो उसके बारे में डिटेल में वीडियो देखे जाएंगे। वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है? ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला है पीएम जनमन योजना। पीएम जनमन योजना में क्या बोला गया है, देखते हैं। पीएम जनमन योजना में बोला गया है कि पहला बात की 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन पे फोकस कर रहा है, जिसमें 9 मिनिस्ट्री है। कितनी है? 9 मिनिस्ट्री है। ओके, ये इस पे फोकस करता है। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है पार्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप का, उसको इंप्रूव करना, पीएम जनमन योजना, है ना। चलिए, तो जनमन योजना है तो याद रखिएगा ट्राइबल ग्रुप्स की है। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान लॉन्च, महाअभियान। ओके, तो इसको लॉन्च किया गया है। अगला है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 आया है, उसको ध्यान रखिएगा कि ये जो है बेसिकली फॉरेस्ट लैंड को लेके आया गया। नॉट से इंपॉर्टेंट, इतना कुछ इसमें पढ़ना नहीं होता। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल याद रखिएगा बस, है ना। पीसेस में इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा इससे। ओके, कास्ट बेस्ड सर्वे जो है बिहार में, इसको हम अलग से कवर करेंगे, पर मैं आपको बता देता हूं। देखो, बिहार गवर्नमेंट ने रिसेंटली रिलीज किया है कास्ट सेंसस। अगर हम बात करते हैं तो टोटल रिजर्वेशन जो है वो 75% तक पहुंच चुका है। 20% SC है, 2% ST है और 25% EBC है। 18% OBC है और 10% EWS है। 20% SC, 2% ST, 25% EBC है, 18% OBC है और 10% EWS है ना। और अगर बात करते हैं कास्ट की, सबसे ज्यादा यादव है बिहार में, उसके बाद रविदास है, उसके बाद कोयरी है, फिर ब्राह्मण है, फिर राजपूत है, फिर मुसाहर है, फिर भूमियार है, फिर कुर्मी है, फिर मल्ला है, फिर बनिया है और फिर कायस्थ है। सबसे कम कायस्थ है, सबसे ज्यादा क्या है? बिहार है। मैं सॉरी, बिहार बोल रहा हूँ, यादव है। कहाँ पे? बिहार में, है ना। और इसमें और कुछ है क्या? इसमें और कुछ तो ऐसा नहीं है। कास्ट एक यूनियन सब्जेक्ट है आर्टिकल 246 के अंदर, इसको भी ध्यान रखिएगा। और बैकग्राउंड की बात करते हैं, बैकग्राउंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कोई खासा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना एग्जाम में पूछेगा नहीं। अगला है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसमें वही बोला गया था जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है अपने GS की क्लास में, कि ये 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो 2023 में आया है। ओके, और ये 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। एक्ट का मतलब वो है जो बिल पास हो गया, जो बिल पास हो गया उसको एक्ट बोलते हैं। तो 106th एक्ट है ये, और बिल जो है 128वां है। मतलब ऐसे और भी कई सारे बिल आए जो पास नहीं हुए, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली बात हो रही है 33% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, लड़की औरतों के लिए 33% रिजर्वेशन होना चाहिए। कहां पे? लोकसभा में। लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में और दिल्ली असेंबली में 33% का रिजर्वेशन। इसके लिए ये जो है, इसको बोलते हैं नारी शक्ति अधिनियम 2023। उसके बाद क्या है? उसके बाद है G20 डिक्लेरेशन दिल्ली। ओके, G20 दिल्ली डिक्लेरेशन। तो बेसिकली इसमें डिक्लेरेशन में बोला गया है रशिया यूक्रेन वॉर, ऑल स्टेट मस्ट एक्ट इन लाइन विद यूएन चार्टर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा बस कि दिल्ली में हुआ था, बाकी और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं। पीएम विश्वकर्मा स्कीम है जो है, वो आपको पता है कि नोडल एजेंसी क्या होगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, MSME की मिनिस्ट्री है। और विश्वकर्मा जयंती पे इसको लाया गया था 17 सितंबर को।
ओके, ऑब्जेक्टिव जो है वो स्किल अपग्रेडेशन वगैरह वगैरह आपको बातें सब कुछ पता है, इतना यहाँ पे कुछ डिस्कशन है नहीं, है ना। उसके बाद सीईसी एंड अदर ईसी अपॉइंटमेंट कंडीशन एंड सर्विस ऑफ एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। जो ये सब एक्ट वैक्ट उतना पूछेगा नहीं, तो उसको हम स्किप ही कर रहे हैं क्योंकि इतना कुछ इसमें आएगा नहीं एग्जाम में, है ना। और कैटेगरी ऑफ कंपनी की बात करें तो यहाँ पे भी जो है नवरत्न महारत्न नवरत्न मिनिरत्न कंपनी के ऊपर बात की गई है, जिसमें हम बात करेंगे तो 13 महारत्न कंपनीज जो है और 13 महारत्न सॉरी ऑल देर टोटल अगर बात करते हैं तो महारत्न कंपनी कितनी है, 13 है। और उसमें जो 13th है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड है। कौन है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। और अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 21 नवरत्न कंपनी है इंडिया में, जिसमें 21वीं जो है वो मजागांव डॉक शिप बिल्डर्स है, शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, जो कि क्या है 21वीं नवरत्न कंपनी है। और ये अगस्त 2024 तक अपडेटेड डेटा है, जो आप ध्यान रखेंगे, है ना। 13 महारत्न और 21 नवरत्न। क्लियर है? महारत्न का क्राइटेरिया क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है वो 3 साल का कम से कम 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए महारत्न, अगर आप कोई कंपनी बनाना चाहते हैं तो, है ना। और अगर एवरेज एनुअल नेटवर्थ जो है वो 3 साल के लिए वो 15,000 करोड़ होना चाहिए। और एवरेज एनुअल जो नेट प्रॉफिट है आपका टैक्स कटने के बाद वो कम से कम 5,000 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए। क्लियर? इसको बोलते हैं महारत्न। और नवरत्न के लिए क्या होना चाहिए? नवरत्न के लिए होना चाहिए कि 3 आउट ऑफ लास्ट 5 years हैविंग रेटिंग ऑफ गुड और एक्सीलेंट, है ना। गुड और एक्सीलेंट का रेटिंग होना चाहिए। उसके बाद कंपोजिट स्कोर जो है वो 60 होना चाहिए और अबव 6 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है। 60 और अबव, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे भी कुछ खासा ऐसा है नहीं जो मैं आपको बताऊं एमएसपी के बारे में। चलो यहाँ भी कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया, तो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया गया था, उसके ऊपर ये पूरा जो आर्टिकल है वो होगा, है ना। और याद रखिएगा कि इसको जो डिजाइन करने वाले थे उनका नाम क्या है? बिमल पटेल। बिमल पटेल जो है उनका नाम था, जिन्होंने इसको डिजाइन किया है। और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है उसको इसको बना रही है, इसको बनाया है ना। जो नया पार्लियामेंट का हाउस है, बिल्डिंग है, उसको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने बनाया है। उसके बाद अगर हम इसकी फीचर्स की बात करते हैं, क्या क्या फीचर्स है, तो फीचर्स में अगर हम देखेंगे तो आएगा ट्रायंगुलर इन शेप, की शेप में ट्रायंगुलर है, 3 गेट है इसमें, है ना। और ग्रेनाइट और सैंडस्टोन का, पत्थरों की बात करें ग्रेनाइट और सैंडस्टोन का यूज किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। अगला जो करंट अफेयर है वो क्या है कि इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट आई है 2023 में। देखो बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो भी कुछ हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो एक न्यूज है जो आई हुई है ना। अब उसमें जितनी भी डिटेल दी गई है वो डिटेल आपको अगर नहीं पता है तो एक बार आप पढ़ लोगे तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स का बहुत वेटेज नहीं होगा और उसके लिए इतना माथा खराब करना सही नहीं है ना। मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये पढ़ा क्या रहा है ना, ये तो मतलब कुछ बता ही नहीं रहा है। तो कुछ बता इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उसका वेटेज नहीं है दोस्त। तो टाइम वही दो ना जो जरूरत है। मैं उन चीजों को कवर कर रहा हूं जहां से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिपोर्ट्स आप देखोगे, रिपोर्ट्स क्वेश्चन में बहुत आते हैं करंट अफेयर से, कि किस रिपोर्ट में क्या इंडिया की रैंक है, क्या आई है। कोई सैटेलाइट आया है उसके बारे में हमने पहले बात की, इंडिया की फर्स्ट चीजें जो हमने बात की फर्स्ट क्लास में, है ना। तो यहां जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस किस रिपोर्ट में क्या क्या डेटा है। जो डेटा आया है वो इंपॉर्टेंट है, क्या रिपोर्ट है क्या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, डेटा इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो बोला गया है कि इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट इसार फॉर 2023। अब इसमें मैं क्या पढ़ूंगा? क्या मैं ये पढ़ूंगा कि इसको जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जा रहा है कि क्या है? इंपॉर्टेंट बातें सिर्फ ये है कि आपको ये याद रखना है कि अगर हम बात करते हैं तो ये 31 दिसंबर 2023 तक, तो नंबर ऑफ ऑपरेशनल सैटेलाइट ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज 22। 22 ऑपरेशनल सैटेलाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में है। और अगर हम बात करते हैं जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में, तो 29 सैटेलाइट्स ऐसे हैं जो जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में है। ठीक है, इतना। उसके साथ साथ अब आपको देखो, अब जैसे ही हमने बात की सैटेलाइट के बारे में, तो अब हम सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सी व्हीकल में वो जा रहा है। जैसे हमने पढ़ा अभी जीएसएलवी में वो जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाला जो सैटेलाइट है वो जा रहा है ना। LVM-3 में हमारा गगनयान जा रहा है। तो जहां पे लगता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा वहां मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। जहां जरूरत नहीं है, अब पार्लियामेंट कब बना कैसे बना वो ठीक है ना, वो सारी डिटेल तो ठीक है, लेकिन वो पूछेगा नहीं क्योंकि उससे भी बड़ी बड़ी करंट अफेयर्स चीजें हो चुकी हैं अभी तक में, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे देखना पड़ता है। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एग्रीकल्चर। अब देखो 2024 का ये है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एग्रीकल्चर, है ना। अब इसमें ये पूछ देगा आपको ये रिलीज कौन करता है, तो कैसे बताओगे?
रिलीज करने वाला कौन है? यूएन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएनएफएओ। यूएनएफएओ क्या है? रिलीज करता है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2000, एग्रीकल्चर नहीं सॉरी, एक्वाकल्चर 2024। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसका डेटा क्या बोलता है। तो डेटा ये बोल रहा है कि जो प्रोडक्शन है फिशरी और एक्वाकल्चर का, वो ऑल टाइम रिकॉर्ड में पहुंच चुका है, मतलब ये बढ़ रहा है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, राइट? समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा जो एशियन कंट्रीज है, जो हम कहाँ रहते हैं, हम एशिया में रहते हैं, तो जो एशियन कंट्रीज है वहां अगर हम देखें तो 70% जो है एक्वाटिक एनिमल्स को हमारी एशियन कंट्रीज प्रोड्यूस कर रही है, जिसमें अगर हम बात करते हैं हाँ नेक्स्ट में, तो उसके बाद एशिया के बाद यूरोप आता है, उसके बाद लैटिन अमेरिका आता है। तो सबसे ज्यादा मतलब जो प्रोडक्शन है एक्वाटिक एनिमल्स का, वो एशियन कंट्रीज ही कर रही है। और मेन एक्वाटिक एनिमल जो है प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन कौन सी है? तो वो है आपका चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया। चाइना है, इंडिया है 8%, फिर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया आपका साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है, आपको ध्यान होगा, है ना? तो ये 3 कंट्रीज के नाम आप याद रखेंगे, क्लियर? उसके बाद हम आते हैं, अब देखो यहाँ पे इंडिया के पर्सपेक्टिव से सिचुएशन बताई गई है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से सिचुएशन की बात करें तो इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है। अभी हमने एनर्जी के बारे में कुछ पढ़ा था, एनर्जी के बारे में पढ़ा था। अब मुझे ये बताओ कि एनर्जी में हम सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भारत में सबसे ज्यादा और सबसे कम क्या इस्तेमाल होता है? सबसे कम क्या इस्तेमाल होता है? और या फिर मुझे ये बताओ, आप एक क्वेश्चन छोड़ के आप मुझे ये बताओ कि इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कितने नंबर पे है? सबसे पहले जो है वो क्या है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कितने नंबर पे यूज करते हैं हम? ये बताओ, ठीक है? आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो पिछली क्लास देखो। उसके बाद हमने अभी बात की रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो रिन्यूएबल एनर्जी में हमने ये देखा कि इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का, एनर्जी का, है ना? तो ये भी ध्यान रखना। तो अभी हम क्या बात करें? अब हम बात कर रहे हैं फिशिकल्चर की, मतलब बेसिकली फिशरीज की और एक्वाकल्चर की। तो इंडिया में सिचुएशन क्या है कि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। ओके, किसका? सॉरी, 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में किसका? फिश का। और अगर हम बात करते हैं तो 2nd लार्जेस्ट एक्वाकल्चर का प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है पूरे दुनिया में, और 2nd लार्जेस्ट एक्वाकल्चर का प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में चाइना, इंडिया और जो आपका इंडोनेशिया है, ये 3 सबसे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 88% का ग्लोबल प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली इंडिया ने अचीव किया है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें और कुछ है नहीं, इसमें लाइवलीहुड है ना? तो ये जो सेक्टर है, ये जो फिशेस का या एक्वाकल्चर का जो सेक्टर है, वो लगभग 28 मिलियन लोगों को पूरे देश में क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो अच्छी बात है, ठीक है? उसके बाद है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। ओके, ये 8th एडिशन 2023 में हुआ था। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कौन रिलीज करता है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो उसको रिलीज करती है, महुआ। ओके, महुआ मैं बोलता हूं इसको, बेसिकली MOHUA इसको लिखते हैं, तो मैं इसको महुआ बोलता हूं, है ना? तो महुआ जो है क्या करता है? इसको रिलीज करता है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, क्लियर है? और उसके अब इसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा बेटर है, कौन कौन, जैसे हमने SDG पढ़ा ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि देखो एस्पायरेंट्स में और अचीवर में कोई नहीं था, है ना? सबसे खराब स्थिति बिहार की है। उसके बाद सेकंड लास्ट में कौन है? झारखंड है ना? सबसे बेटर में अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश वगैरह, सॉरी उत्तर प्रदेश बोल रहा हूँ, उत्तराखंड वगैरह है। तो इन चीजों को हमने पढ़ा। तो इस तरह से हर एक रिपोर्ट में क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या डेटा है, वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पहली बात यह है कि हाँ, थीम क्या है? मैंने बताया कि कभी भी थीम देगा, थीम याद करनी है। थीम क्या है? तो थीम यह है कि थीम क्या है? थीम यह है वेस्ट टू वेल्थ। और 2024 का थीम क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये 23 का थीम है वेस्ट टू वेल्थ, और ये क्या है? 24 का थीम है, क्या नाम है इसका? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। 3R, ठीक है, क्लियर? अब इंपॉर्टेंट बातें यहां पे ये आएंगे कि कौन टॉप कर रहा है, कौन नीचे है। सूरत जो है वो टॉप करता है। सूरत ने टॉप किया है इंदौर के साथ में। सूरत ने क्या किया? सूरत ने टॉप किया है इंदौर के साथ में। किसमें? स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में। कौन लेके आता है? महुआ लेके आता है, ठीक है। और पहले जो इंदौर था वो टॉप पोजीशन पे था। लगभग बेसिकली बात करते हैं तो हम 6 सालों से, लगातार 6 सालों से इंदौर जो है वो टॉप पे था। लेकिन इस बार क्या है? इस बार सूरत भी इंदौर के साथ में क्या है? टॉप पे है ना? तो अच्छी बात है। क्लीनेस्ट सिटी की बात करते हैं तो वो कौन है? इंदौर है मध्य प्रदेश में, सूरत है गुजरात में, और नवी मुंबई महाराष्ट्र का क्लीनेस्ट सिटी है ये सब। और अगर स्टेट्स की बात करते हैं तो स्टेट्स में अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मध्य प्रदेश अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और छत्तीसगढ़ अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये 3 स्टेट्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो देखा जाए तो, है ना। और अगर हम बात करते हैं लीस्ट क्लीन सिटी, सबसे गंदी सिटीज की बात करें तो कोलकाता ऑब्वियस सी बात है ना, कोलकाता का नाम आएगा। आसनसोल अगेन वेस्ट बंगाल, और हावड़ा, तीनों के तीनों वेस्ट बंगाल के हैं, और लीस्ट क्लीन सिटी है ये। हाइजीन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, आप देखोगे जाके तो आपको समझ में आएगा क्यों ये
लीस्ट क्लीन सिटी में है ना। और अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में सबसे खराब परफॉर्मेंस है अरुणाचल प्रदेश का, फिर मिजोरम का, फिर राजस्थान का। क्लियर। चलो अब यहाँ पे और कुछ तो नहीं है, नहीं बाकी यहाँ पे छोटी मोटी जो है बेसिकली अवार्ड्स है, तो उतना क्वेश्चन इतना डीप में नहीं पूछेगा, पूछना में तो नहीं चाहिए, और पूछ लिया गलती से तो उसको हम लोग कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे है ना। वो टेस्ट में जब टेस्ट पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो वहां भी दिया होगा, तो वहां पे हम उसको कर लेंगे। चलो जो छूट जाएगा वो करंट अफेयर्स के टेस्ट पेपर में हो जाएगा, तो चिंता ना करें, मैंने क्लास का जिम्मा उठाया है तो मैं क्लास करवाऊंगा, ठीक है। कुछ बहुत मुश्किल रीजन हो जाएगा जब अगर क्लास नहीं होगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन क्लास में करवाऊंगा, पूरी क्लास में खत्म कराऊंगा। और जो एक आध छोटा मोटा करंट अफेयर मुझसे अगर छूट जाएगा तो वो हम लोग टेस्ट पेपर जब करेंगे तो करेंगे। तो सब कुछ इस चैनल पे करने वाले हैं हम, चिंता नहीं करनी है ना। और मैं सोच रहा हूँ कि अब कुछ एक दो दिन में क्या करेंगे हम, कि हम शुरू करेंगे बेसिकली टेस्ट पेपर लगाना, है ना। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग शुरू करेंगे साइंस से, क्योंकि हमने साइंस की पीवाईक्यू कर ली है। साइंस फिर हिस्ट्री सेम क्रोनोलॉजी, जैसे हम पीवाईक्यू की क्रोनोलॉजी की वैसे ही जाएंगे, है ना। अब आते हैं इंडिया के प्रोमिनेंट ऑफिशियल्स पे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी पे। तो हमारा जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो कौन है? टीवी सोमनाथन है। टीवी सोमनाथन अगस्त 30 से कैबिनेट सेक्रेटरी है ये। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री क्या है? फॉरेन सेक्रेटरी है। होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, और डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? गिरिधर अरमाने, है ना। ये उसके बाद आगे आते हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है वो कौन है? संजय मल्होत्रा। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रमोद कुमार मिश्रा क्या है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी है प्राइम मिनिस्टर के। उसके बाद अब क्वेश्चन मैं जहां जहां स्टार मारूंगा उसको पढ़ते जाओगे। न्यू सेक्रेटरी ऑफ लोकपाल, लोकपाल के नए सेक्रेटरी कौन है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी। प्रदीप कुमार त्रिपाठी क्या है? लोकपाल के क्या है? नए सेक्रेटरी। याद कैसे करेंगे? देखिए लोकपाल, लोगो के बारे में बात हो रही है ना। मिर्जापुर देखा है तो उसमें जो त्रिपाठी जी थे वो क्या थे? बेसिकली वो लोग लोगों के लिए, लोगों उसको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत डरते थे, है ना। तो ऐसे याद रखोगे कि नए सेक्रेटरी लोकपाल के कौन है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी। सीएजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखिएगा, ये 14th सीएजी है भारत के। उसके बाद सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है, जो कौन है? श्री एस एस दुबे। सीएजी अलग है, सीजीए अलग है। सीजीए कौन है? एस एस दुबे है। और सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अटॉर्नी जनरल, याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल इंडिया का कौन है? ये बेसिकली एडवोकेट होता है गवर्नमेंट का, कौन है? आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी क्या है? अटॉर्नी जनरल है भारत के, ओके। और के वेणुगोपाल 15वें थे, और 16th कौन है? आर वेंकटरमणी, मतलब अभी आर वेंकटरमणी है। क्लियर। सॉलिसिटर जनरल के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो कौन है? तुषार मेहता। ये फिर से बन गए हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। तो अभी हमने क्या पढ़ा? सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू, सीजीए एस एस दुबे, आर वेंकटरमणी कौन है? अटॉर्नी जनरल है, और सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। क्लियर है। उसके बाद अभी हम बात करते हैं तो डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो क्या है? चीफ जस्टिस है। अभी इन्होंने जो है इस्तीफा क्या, अब इनका जो है कार्यकाल पूरा हो गया है ना, तो अब ये चेंज होंगे। खैर न्यूज में नहीं आएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में अभी तक में हम लोग डीवाई चंद्रचूड़ ही याद करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे और कुछ नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के चीफ कौन है ना? कौन है ये? अनिल चौहान। अनिल चौहान नाम से समझ में आ रहा है, अनिल चौहान नाम है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी क्या है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। एयर स्टाफ की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं, चौधरी है, विवेक राम चौधरी। और आर्मी स्टाफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी कौन है? आर्मी स्टाफ के हेड है ना। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा, राजीव कुमार, है ना। चलो बाकी यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह का इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। हाँ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करते हैं तो इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के कौन है चेयरमैन? क्या नाम है इनका? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, है ना। उसके बाद फिर आते हैं आगे, कंपटीशन कमीशन उतना इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का चेयरमैन इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का चेयरमैन कौन है? प्रीति सूदन। प्रीति सूदन क्या है? यूपीएससी के चेयरमैन है। और चेयरमैन ऑफ सीबीएसई राहुल सिंह है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए की बात करते हैं प्रदीप सिंह खरोला है। और चेयरमैन ऑफ एसएससी कौन है? राकेश रंजन। क्लियर। और 16 फाइनेंस कमीशन में बताया अरविंद पनगड़िया, मैंने बताया था आपको। और 22nd लॉ कमीशन जो है ऋतुराज अवस्थी। और डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कौन है? एस उन्नी कृष्णन नैयर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में अगर हम बात करें तो हम पढ़ेंगे इसरो के चेयरमैन। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ हैं, आपको पता है। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत। ओके, समीर वी कामत।
और अगर हम बात करते हैं, देखो मैं स्टार मारते जा रहा हूँ फिर से, मैं तो भूल गया था, स्टार मैं कर दे रहा हूँ। एस सोमनाथ, समीर वी कामत डीआरडीओ के हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? आनंद नागेश्वरम। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? थर्ड टाइम अजीत डोवाल, नाम याद रहेगा आपको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सीबीआई के चीफ इंपॉर्टेंट है, प्रवीण सूद, याद रखिएगा प्रवीण सूद क्या है, सीबीआई के चीफ है। और ज्वाइंट डायरेक्टर कौन है सीबीआई के? अनुराग कुमार। आईबी के चीफ कौन है? तपन कुमार देका। तपन कुमार देका क्या है? आईबी के चीफ है। और यहाँ पे फिर आपको पूछा जाएगा रॉ के चीफ कौन है? रॉ के चीफ है रवि सिन्हा। रवि सिन्हा क्या है? रॉ के चीफ है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। उसके बाद आता है गवर्नर कौन है आरबीआई का? तो आरबीआई का गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये 25वें गवर्नर है। उसके बाद फिर फाइनेंशियल ऑफिसर जो आरबीआई के है उसके चीफ कौन है? तो कौन है? सुभा बालकृष्ण। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। और अगर हम बात करते हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन है? जयवर्मा सिन्हा। जयवर्मा सिन्हा, ठीक है। और यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? अमित अग्रवाल। और सांसद टीवी के सीईओ कौन है? रजित पुहानी, है ना। और नीति आयोग के सीएम इंपॉर्टेंट रहेगा बीवीआर सुब्रमण्यम, याद रखेगा, है ना। बीआर सुब्रमण्यम या बीवीआर सुब्रमण्यम याद रखिएगा, नीति आयोग के सीईओ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? तो ये डॉक्टर सुमन के बेरी है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको पता है द्रौपदी मुर्मू, ये उड़ीसा की है और सेकंड वुमेन है और पहली ट्राइबल महिला है जो प्रेसिडेंट बनी है। ओके, वाइस प्रेसिडेंट आपको पता है जगदीप धनखड़ है राजस्थान के। और 18 बिरला के जो लोकसभा के स्पीकर है अगेन वो ओम बिरला बन गए फिर से। और प्रोटेम स्पीकर कौन थे? भारत भरतृहरि महताब। ओके, प्रोटेम स्पीकर है ये। और ऑपोजिशन की बात करते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है? राहुल गांधी ऑब्वियसली। और लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा की बात करते हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा क्या है? लीडर ऑफ हाउस है ना, याद रखिएगा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? जगदीप धनखड़। वाइस प्रेसिडेंट ही क्या होते हैं? राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, जगदीप धनखड़ ही क्या होंगे? चेयरमैन होंगे। और डिप्यूटी चेयरमैन कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। क्लियर? चलिए, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना था आपको। इंपॉर्टेंट जहां जो इंपॉर्टेंट मैंने स्टार कर दिया है, ध्यान रखिएगा। अगली बात है मेजर अपॉइंटमेंट जो 23-24 में हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो नेशनल अपॉइंटमेंट देखो बहुत सारे, इसमें अपॉइंटमेंट देखो बहुत सारे हुए हैं, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं ना। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। पहला, स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कौन है? नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव, क्लियर है। उसके बाद याद रखिएगा कि डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने? कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन क्या? डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। आर्मी स्टाफ की बात करते हैं, आर्मी स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम। ओके, अब आप सोचोगे कि यार सर एक काम करते हैं पूरा याद करते हैं, पूरा याद नहीं होगा, पूरा याद नहीं होगा, इसको समझना पड़ेगा, है ना। इसको समझना पड़ेगा कि आपको पूरा याद नहीं होगा और आपको कुछ एक एक करके पढ़ना पड़ेगा और जो आपके दिमाग में रह जाएगा वो रह जाएगा, बाकी सब कुछ याद नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बताऊंगा आपको, सारे मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, है ना। उसके बाद देखो पहले चेयरमैन जो जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल के बने हैं, फर्स्ट चेयरमैन कौन बने हैं? संजय कुमार मिश्रा। क्लियर? उसके बाद याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं। हाँ, एचडीएफसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अतानु चक्रवर्ती। और हाँ, चेयरमैन ऑफ एथलीट कमीशन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये नरसिंह पंचम यादव जो है चेयरमैन ऑफ एथलीट कमीशन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम आते हैं आगे तो यहाँ पे बीएसएनएल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? रॉबर्ट जे रवि। और डायरेक्टर इंटरप्राइज ऑफ बीएसएनएल कौन है? सुधाकर राव पापा। ओके, सुधाकर राव पापा, वाह क्या नाम है, राइट। उसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं है। यहाँ पे पीआईबी है, पीआईबी के जो डायरेक्टर जनरल कौन है? धीरेन्द्र ओझा। धीरेन्द्र ओझा क्या है? पीआईबी के डायरेक्टर जनरल है ना। उसके बाद यहाँ पे और कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है, नहीं, यहाँ पे और कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाने का चाहिए, है ना। अगर इससे और कुछ क्वेश्चन अगर आना होगा अपॉइंटमेंट में तो वो हम टेस्ट सीरीज में कर लेंगे, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर कुछ छूट भी जा रहा होगा तो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सुबोध कुमार कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के डायरेक्टर है नए, याद रखिएगा, सुबोध कुमार, है ना। और भारत पे के नए सीईओ कौन है? नलिन नेगी, भारत पे के। और एमडी और सीईओ एक्सिस बैंक के कौन बने हैं? अमिताभ चौधरी। और 16th कमीशन के मेंबर कौन है? मनोज पांडा जो है वो मेंबर है 16th कमीशन के। क्लियर? चलिए, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। हाँ, चीफ सीईओ कौन बने हैं? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के रघुराम अय्यर क्या है? ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन सीईओ बने हैं, ठीक है। आगे आते हैं यहाँ पे, बाकी यहाँ पे तो सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना।
तो यहाँ पे और कुछ नहीं है। हाँ चलो, तो यार एक बार इसको आप रीड कर लेना, ये लिस्ट आप रीड कर सकते हो खुद से, है ना। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, एक बार रीड कर लेना लास्ट में जाते समय एग्जाम से पहले ना रीड कर लोगे तो क्या होगा, याद रहेगा। बाकी इसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, ठीक है। तो आपको रटना पड़ेगा, रट पाओगे तो ठीक है पूरा, लेकिन पूरा रटना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़नी है। आगे है फर्स्ट वुमन टू बी अपॉइंटेड टू की पोजीशन इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है, क्लॉडिया शिनबूम है। क्लॉडिया शिनबूम जो है वो पहली वुमन प्रेसिडेंट है मेक्सिको की। मेक्सिको की पहली वुमन प्रेसिडेंट है और पहली जूइश प्रेसिडेंट है मेक्सिको की, क्लॉडिया शिनबूम, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जुदिथ सिमोनुआ टुलुका, ये पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर है कॉन्गो की। कॉन्गो राजधानी की पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर है कौन, जुदिथ सिमोनुआ टुलुका। जस्टिस रितु बहरी जस्टिस जो है वो क्या है, पहली वुमन जज है उत्तराखंड हाईकोर्ट की। रितु बहरी क्या है, पहली वुमन जज है उत्तराखंड हाईकोर्ट की। नाइमा खातून के बारे में बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने, है ना, ये उसकी पहली वुमन वाइस चांसलर है। क्या है, वुमन वाइस चांसलर बनी है नाइमा खातून, क्लियर है। मरियम नवाज जो है वो पहली वुमन चीफ मिनिस्टर है वेस्ट पंजाब पाकिस्तान की। और गीता बत्रा जो है वो पहली डायरेक्टर बनी है किसकी, वर्ल्ड बैंक की। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की पहली डायरेक्टर है, वुमन डायरेक्टर, वर्ल्ड बैंक की। उसके बाद साधना सक्सेना नायर जो है वो जनरल और मेडिकल सर्विसेज आर्म और इंडियन आर्म फोर्सेस की डायरेक्टर बनी है, साधना सक्सेना नायर, क्लियर। चलो, बाकी यहाँ पे और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो इसको भी एक बार रीड करना पड़ेगा आपको, ये सब लिस्ट आपको रीड करना पड़ेगा, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन टाइप चीजें नहीं है। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे अब इसको भी, ये भी लिस्ट है पूरी, तो लिस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा। एग्जाम के पहले ना यार एक बार लिस्ट को रीड कर लोगे, देखो आपको भी पता है प्रैक्टिकलिटी में आप भी जीते हो अगर आपने एग्जाम दिया है ना। आप इतना पढ़ के याद कर नहीं सकते, अगर आप इतना पढ़ के याद कर सकते तो करंट अफेयर की फिर कोई वैल्यू नहीं रहती, है ना। तो क्या करना है, एग्जाम से एक दो दिन पहले एक दो बार इसको इन लिस्ट को रीड कर लेना है, तो क्या होगा, दिमाग में बैठ जाएगा, सबकॉन्शियस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सामने क्लिक करेगा कि ये बोला गया है, क्लियर। चलिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। वर्ड ऑफ द ईयर क्या है, वर्ड ऑफ द ईयर जो है 2023 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार रिज है ना। कैम्ब्रिज के अनुसार हेलुसिनेट है, कॉलिंग के अनुसार एआई है, और मेरीबर वेबस्टर के अनुसार ऑथेंटिक है। तो पूछता है ऑक्सफोर्ड के बारे में, और आपका पूछेगा कॉलिंग के बारे में, और पूछेगा कैम्ब्रिज के बारे में। तो ऑक्सफोर्ड रिज है, कैम्ब्रिज हेलुसिनेट है, और कॉलिंग का क्या है, एआई है। अगेन वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक पोजीशन पे जो यहाँ पे बेसिकली लिस्ट आई है पूरी, की पोजीशन पे किसी उसको डाला गया, तो ये भी पूरी लिस्ट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप। इसमें लिस्ट में कुछ मैं बताऊंगा नहीं, मैं क्या होता हूँ इसमें, है ना, लिस्ट में पढ़ने वाली चीजें हैं। और बाकी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट कंट्रीज जो है अपॉइंट हुए हैं उनके बारे में यहाँ पे अगेन एक लिस्ट दी हुई है, ये लिस्ट को भी आपको देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। हाँ, अब आते हैं मेजर डेथ पे। तो मेजर डेथ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका आता है गोदावरी दत्त का नाम। गोदावरी दत्त जो है वो मिथिला पेंटिंग से रिलेटेड थी, मिथिला पेंटिंग जो है वो आपकी बिहार की पेंटिंग होती है, ध्यान रखिएगा। तो गोदावरी दत्त का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, जिनकी डेथ हुई है ना। अब मैं आपको बताता था एक एक करके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछेगा। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट पर्सन जो है वो 117 साल का था, क्या नाम था, मारिया ब्रायंस और मोरेरा, ओके, मारिया ब्रायंस और मोरेरा नाम है इनका, और ये 117 साल के थे जब इनकी मृत्यु हुई। तो ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट पर्सन के नाम में इनका नाम आता है ना। उसके बाद अगर हम याद रखेंगे तो यहाँ पे आपका नामीबिया वगैरह का इंपॉर्टेंट ग्रेट सरोज प्लेयर थे पंडित राजीव तारानाथ, इनकी मृत्यु हो चुकी है, ओके। ग्रेट सरोज प्लेयर पंडित राजीव तारानाथ, पूछ लेगा पंडित राजीव रिसेंटली सीन इन न्यूज, वो किससे रिलेटेड है, तो बोलिएगा आप सरोज से, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ, इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट एमपी जो है उनका नाम था शफकीर रहमान बर्क, इनकी भी मृत्यु हो गई, शफीकुर रहमान बर्क, ओके, इनकी भी मृत्यु हो गई। और फॉर्मर गवर्नर थे गुजरात के कमला बेनीवाल, इनकी भी मृत्यु हो गई, कमला बेनीवाल की, ये क्या थी, फॉर्मर गवर्नर थी गुजरात की, क्लियर। नेक्स्ट है फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और कोच थे अंशुमान गायकवाड़, इनकी भी मृत्यु हो गई, अंशुमान गायकवाड़। और भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की जो डांसर है यामिनी कृष्णमूर्ति, ओ माय गॉड, बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछेगा। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांसर जो है यामिनी कृष्णमूर्ति की मृत्यु हो चुकी है ना, मृत्यु की है ना, मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा, हाँ मृत्यु की है, डेथ की है, ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है।
सुशील कुमार मोदी याद रखिएगा। सुशील कुमार मोदी क्या थे? फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, सुशील कुमार मोदी। ओके। और यहाँ पे हाँ, गजल सिंगर है। गजल सिंगर क्या नाम है? पंकज उदास। पंकज उदास जो है वो गजल के सिंगर थे और इनकी भी मृत्यु हो चुकी है ना। और यहाँ पे और कुछ तो ऐसा नहीं है। चलिए, हाँ, आईपीएल जो है, ओके, इन्वेंटर ऑफ इंडिया फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, सहेली। सहेली नाम का कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इंडिया का बनाया था इन्होंने, डॉक्टर नित्या आनंद, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फेमस क्लासिकल सिंगर जो है, जो किराना घराना के से बिलोंग करती थी, प्रभा आत्रे, इनकी भी मृत्यु हो गई है। ओके, तो यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं है। नहीं। फर्स्ट वुमेन जज सुप्रीम कोर्ट फातिमा बीवी। फातिमा बीवी क्या थी? फर्स्ट वुमेन जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की, इनकी भी यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना आप पढ़ लोगे तो आपको सही रहेगा। बाकी एम एस स्वामीनाथन जो है, उनकी मृत्यु हुई थी, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। चलो, अपकमिंग गोल है इंडिया का, तो ये एक बार लिस्ट रीड कीजिएगा जरूर जरूर। चंद्रयान 4 कब आएगा, यूरिया इंपोर्ट कब स्टॉप करेंगे, नेट जीरो कब तक अचीव करेंगे, तो ये लिस्ट जो है एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी कुछ हो पाएगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, अब मेजर एमओयू जो साइन किए गए हैं 2023-24 में, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इतने इतने एमओयू साइन किए गए, इसमें उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि एमओयू जो है वो बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है, तो अगर ये हमारे करंट अफेयर्स में मैंने क्वेश्चन होगा तो वहां पे हम इसको करेंगे, तो वहां पे ये हो जाएगा, इसको इतनी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 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 इसके बाद अगर आप देखेंगे तो है कि न्यू डे स्टार्टेड इन रिसेंट ईयर, जो नए नए दिन हमने बनाना शुरू किए हैं। तो पहली बात कि हैदराबाद का लिबरेशन डे, अब आपको ये मॉडर्न इंडिया से रिलेट करते हुए मिलेगा कि हैदराबाद का लिबरेशन डे जो है हमने मनाना शुरू किया है, और ये 17 सितंबर को बनाते हैं। कब बनाते हैं? 17 सितंबर को। ऑपरेशन पूरा ध्यान रखिएगा, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम याद रखिएगा, है ना। तो 17 सितंबर से। संविधान हत्या दिवस जो है वो इसी साल शुरू किया गया, 25 जून से। 25 जून से क्या होगा? संविधान हत्या दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे है आपका और कुछ है इंडिया के रिलेटेड, जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा। नीलगिरी तहर डे, नीलगिरी तहर डे याद रखिएगा, 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर क्या है? नीलगिरी तहर डे। ये एनिमल का नाम है, नीलगिरी तहर। ओके, और नेशनल स्पेस डे जो है, नेशनल स्पेस डे जो है 23 अगस्त, नेशनल स्पेस डे। ठीक है, क्योंकि इसी टाइम पे चंद्रयान 3 जो है वो बेसिकली लैंड करता है, तो नेशनल स्पेस डे। और समर्पण दिवस, समर्पण दिवस जो है वो बेसिकली डेथ एनिवर्सरी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, और ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। नेशनल डॉल्फिन डे, नेशनल डॉल्फिन डे जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मैत्री दिवस जो है वो 6 दिसंबर को, और नेशनल स्टार्टअप डे की बात करते हैं 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस आपको पता है 23 जनवरी को मनाते हैं हम लोग, है ना, पराक्रम दिवस। ये सुभाष चंद्र बोस की जो है वो बर्थ एनिवर्सरी होती है, पराक्रम दिवस। क्लियर? वीर बाल दिवस जो है 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। ओके, 26 दिसंबर को। जो 4 साहिबजादे थे, गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे ना, उनके ऊपर ये वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। अब 4 साहिबजादे कौन थे, अगर आपको याद है तो बताइए, क्योंकि आज की क्लास में मैंने बात की है, हिस्ट्री क्लास में मैंने बताया था आपको कि कौन कौन से 4 साहिबजादे हैं। ओके, जनजातीय गौरव दिवस जो है वो 15 नवंबर को मनाया जाएगा, जनजातीय गौरव दिवस। क्लियर है? चलो, उसके बाद हम देखते हैं कि मेजर नेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो भारत में हुई हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे इसमें भी पूरी लिस्ट ही है ये, है ना। तो ये भी हम अपना टेस्ट पेपर से करेंगे। ठीक है, जहाँ एक्सप्लेनेशन का पार्ट होगा वहां मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जो लिस्ट वगैरह है वो हम जो हमारी जो टेस्ट सीरीज है ना उसमें से कर लेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लिस्ट वहां पे हम कंप्लीट कर लेंगे। मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो हुए, नाटो का समिट हुआ है वगैरह वगैरह बातें, नॉट सो इम्पोर्टेंट, है ना, इतना कोई यहाँ पे कुछ खासा है नहीं। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर में इतना ही था। मैं जानता हूँ आज आपको बहुत ज्यादा सीखने को कुछ नहीं मिला होगा, है ना, क्योंकि ज्यादा हमारे पास कंटेंट इस टाइम पे था नहीं। ठीक है, लेकिन जो भी कुछ मैंने पढ़ाया ध्यान रखिएगा, वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने पढ़ाया। जो मैंने नहीं पढ़ा है और जो मैंने छोड़ दिया है, एक मैंने नहीं पढ़ा है, एक मैंने छोड़ दिया है, जो मैंने छोड़ दिया है उसको भूल जाइए, उसको मत याद रखिए, क्योंकि उतना आपको नहीं पढ़ना होता है एग्जाम के लिए, उतना नहीं पूछा जाएगा, ना उतना वेटेज है। ठीक है, जो मैंने नहीं पढ़ाया है वो आपके टेस्ट सीरीज में इंक्लूडेड होगा, तो वहां पे जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम करेंगे, क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं, और वो मुझसे भी एक्सपीरियंस जो टीचर्स होते हैं वो बनाते हैं, है ना। तो टेस्ट सीरीज में जब हम करेंगे तो वहां पे वो कवर हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा यार, हाँ, बिना मतलब का मैं आपको पूरी किताब पढ़ाऊं, है ना, मैं भी 4 घंटे की वीडियो बना दूं, मुझे क्या है, मुझे कुछ नहीं है। देखो, इससे आप समझो बात को, मुझे क्या है, मुझे कुछ नहीं है, मैं पढ़ाने का पढ़ा दूंगा, लेकिन होगा क्या कि आपका टाइम वेस्ट होगा।
ठीक है, आपका टाइम वेस्ट होगा। मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को व्यूज मिलेंगे, मेरे को भाई व्यूज मिलेंगे, मेरे को वॉच आवर मिलेगा, मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा। लेकिन मेरे को वॉच आवर नहीं चाहिए ना, मेरे को व्यूज नहीं चाहिए फालतू चीजों पे। तो कंटेंट मैं ऐसा बनाना चाहता हूं जो क्रिस्टल क्लियर हो आपके लिए और जो आपको फायदा करे, है ना। ये व्यू वॉच आवर के लिए मैं 8 घंटे की मैराथन बना दूं, कोई मतलब नहीं बनता उस चीज का, है ना। आप देखोगे कि मैंने साइंस की मैराथन जो डाली है, जो मैंने मैराथन डाली है साइंस की पीवाईक्यू की, मैंने उसमें बहुत चीजें कट कर दी है। जो मैंने फालतू के बीच में बात में करता हूँ ना, वो मैंने सारी कट करके डाली है मैराथन में, ताकि मैराथन में सिर्फ आपको क्वेश्चन मिले, और कोई भी मेरी जितनी बात है वो सब मैंने कट करा दी है उसमें। तो इसलिए वो 5.5 घंटे में बन गई है ना। तो मेरा मेरा मोटिव यही है कि आपको मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कंटेंट दूं। तो जो मैंने छोड़ा है वो आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, तो वहां से हम कवर कर लेंगे, है ना। और जो भी यहाँ चीजें मैंने बताई हैं वो आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इसका हाईलाइटेड वर्जन मैं आपको अपने चैनल पे दे दूंगा, तो आप मेक श्योर करें कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें वीडियो को जहां तक आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। 1:30 बजे मिलते हैं लाइव, मुझे 1:30 बजे लाइव ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। ज्योग्राफी की पीवाईक्यू में ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।